classmates. I, Jnana Shri, student of second year, with history as my major discipline, extend my warm welcome to everyone present here. History is not the past, but a map of the past, drawn from a particular point of view to be useful to the modern travelers. However, the History Society of Kalatri College, University of Delhi, presents a fascinating saga on the theme Europe in the midst of Reformation. The session would be graced by the benign presence of Dr. Devesh Vijay, who was an associate professor in the Department of History at Zakir Hussain College, University of Delhi. May I request Professor Mini Kundi, teacher in charge of History Department, to honor our guest with a canter. To make it more interactive, also be having a question answer round at the end of the session. May I also request Dr. Krishna Kumari to introduce the speaker to the August gathering. Please start the PDA, first page. Thanks a lot, Mr. Lee, for your generous introduction, and I must congratulate, compliment, also thank the entire department. I know it's not easy these days to get all the students together, the whole department together. It requires a lot of teamwork for these events. So I'm very grateful. And I also hope the students
मुझे बताया गया है कि मिक्स भाषा में बात करनी है, और मेरा जो पीडीएफ है वो अंग्रेजी में रहेगा, तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा डॉन्टिंग है। डॉन्टिंग मतलब आतंकित करने वाला, क्योंकि इसमें कुछ बड़े भारी भरकम टर्म्स है। तो सबसे पहले हम उनको डिफाइन करते हैं। 3 टर्म्स है जिनको समझना शुरू में अच्छा रहेगा। राइट्स का मतलब क्या है? आई होप राइट्स सबको दिख रहा है। राइट्स का मतलब क्या होता है, पॉपुलर इमेजिनेशन का क्या मतलब है, और मॉडर्न का क्या मतलब है। देखो, पॉपुलर इमेजिनेशन का मतलब होता है लेबरिंग क्लास, जो मास है सोसाइटी का, उसकी सोच, उसके आदर्श, उसके विश्वास, ये होता है पॉपुलर इमेजिनेशन। तो उनमें राइट्स की प्रविष्टि, शुरुआत कब से हुई, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें मॉडर्न टाइम्स में ही क्यों हुई और पहले यूरोप में ही क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में बात करें। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉडर्न। मॉडर्न के ऊपर अभी समय बताने की चर्चा में नहीं जाऊँगा, पर अगर आप सवाल के टाइम पर आपको समय मिलेगा, उस समय दूसरा टाइम में तो जरूर बात कीजिएगा, तब मैं मॉडर्न का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी विचार रखूँगा। पर राइट्स को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स हमारे बुनियादी अधिकार, जो कि हर व्यक्ति को जन्मजात मिलने चाहिए, और राज्य की जिम्मेदारी है कि बृहद यानी कि फैली हुई न्याय व्यवस्था के माध्यम से सभी नागरिकों को उनके अधिकार सुरक्षित। राइट्स यानी कि अधिकार क्या है, वो दावे जो हर व्यक्ति को सुरक्षित मिलने चाहिए राज्य की व्यवस्था के द्वारा। अब इससे भी उदाहरण देते हुए शुरुआत से नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है आधुनिक काल की। आधुनिक राज्य ने ये हमको दिए हैं, और इनकी वजह से हम सुरक्षित और एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये हमारी डिग्निफाइड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट राइट क्या है, आपने सुबह बताओ, आपके क्या क्या राइट्स हैं? बोल बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टू लाइफ। उसके बाद राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी मतलब कोई आपको बंदी नहीं बना सकता, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, हरास नहीं कर सकता, केवल राज्य कर सकता है कानूनी व्यवस्था के माध्यम से, कानूनी प्रोसीजर से। अगर आपने कुछ गलत काम किया है उसको सिद्ध करके, मतलब किसी को आपको अरेस्ट करने का, कारागार में डालने का, बंदी बनाने का राइट नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है, वरना अब जैसे इसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए देखो, एक बच्चा भी यूरोप में पुलिस बुला सकता है अपने माँ बाप के खिलाफ, अगर वो उसको चपत भी लगा दे। ये मॉडर्न राइट्स है, हर व्यक्ति के पास इस तरह के अधिकार है। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तुम्हें पता ही होगा किस तरह से राज्य, बादशाह टॉर्चर करते थे, इसी तरह से टॉर्चर किया जाता। हमारे दिल्ली में गोविंद सिंह जी के बेटों को जिंदा जला दिया था, छोटे बच्चों को दीवार में। गोविंद सिंह जी का चांदी चौक चीज कर इस बात को उन्होंने इस्लाम को नहीं किया, सर काट दिया। ये सब राइट्स के चलते नहीं हो सकता। पहले राइट्स का कंसेप्ट ही नहीं था।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि राइट्स कब आए, कैसे आए और कहाँ आए और बाकी जगहों पर क्यों नहीं आए। राइट्स इतनी अच्छी चीज़ है, केवल हम लोगों को सुरक्षा और गरिमा ही नहीं देती, बल्कि समाज को भी तरक्की की रफ्तार बढ़ाती है। क्योंकि जब लोगों के पास आज़ादी होगी अपने निर्णय खुद लेने, कभी कभी वो गलती नहीं करेंगे, पर उन गलतियों से तो लोग सीखेंगे, उसी से तो समाज तरक्की करेगा, है ना। ये पॉइंट समझ रहे हो? अगर लोगों को सॉरी लोगों को अगर गलती करने का अधिकार होगा, उससे समाज की तरक्की संभव हो पाएगी। क्योंकि जब एक गलती करता है तो बाकी लोग सीखते हैं, तो वो समाज ज़्यादा तेजी से तरक्की करते हैं जहाँ पर आज़ादियाँ हैं, अधिकार है, राइट्स है। अब राइट्स अगर इतनी अच्छी चीज है तो शुरू से क्यों नहीं? सोचो जरा, शुरू से ही स्टोन एज से कुछ कंसेप्ट तो है, जैसे जस्टिस का कंसेप्ट था। अगर कोई किसी की बेटी को उठा के ले जाएगा तो पूरी ट्राइब उसको बुरा कहेगी, उसको हो सकता है पनिशमेंट करेगी। ये नेचुरल जस्टिस का एक कंसेप्ट है, ये जुल्म हो रहा है, न्याय हो रहा है, ये वर्ड्स थे शुरू से। लेकिन राइट्स का कंसेप्ट नहीं था, यानी कि कुछ हमारे जन्मजात अधिकार है जिनको राज्य को सुरक्षित करना है, न्याय व्यवस्था बनाकर। ये कंसेप्ट नहीं हो पहले। ओके, राइट्स की ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर व्यक्ति के बराबर राइट्स होते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, किसी काला हो गोरा हो, सुंदर हो बदसूरत हो, हर एक किसी के राइट्स बिल्कुल बराबर हैं। जैसे वोट डालने का राइट है ना, लाइफ का राइट, बोलने का, अपने विचार एक्सप्रेस करने का, चाहे कोई नीची जाति का है, गरीब है, बदसूरत है, उसको भी उतना ही राइट है। ठीक है, तो राइट्स की डेफिनेशन में ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब व्यक्तियों के बराबर होते हैं। और तीसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है कि राइट्स केवल राज्य के खिलाफ नहीं होते कि राज्य हमको बंदी नहीं बनाएगा बगैर न्याय प्रक्रिया के, या राज्य हमारी जिंदगी नहीं ले लेगा, या राज्य हमारे को बोलने का अधिकार से नहीं रोकेगा। मैं कोई भी लेख लिख सकता हूँ प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, मेरे को एक्सप्रेशन का राइट है। पर राज्य के अलावा जो समाज में और समुदाय होते हैं उनके खिलाफ भी राइट्स होते हैं। जैसे तुम्हारा आस पड़ोस तुम्हें नहीं कह सकता कि तुम रात को देर से क्यों आ रही हो, ये तुम्हारी प्राइवेसी का राइट है। और राज्य सुरक्षित करेगा, या जैसे अपना मैरिज पार्टनर चुनने का राइट है ना, पहले तो नहीं होता था, माँ बाप की भी मर्जी होती थी, आस पड़ोस भी दखल करता था, है ना। गांव पूरा फांसी पे लटका देता था अगर अंतर जातीय विवाह हो जाए गांव में। ठीक, अब ये राइट है। तो राज्य सुरक्षित करता है कि कोई और समुदाय भी तुम्हारे राइट्स में कुछ लेगा, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे राइट्स में कुछ चुन सकता है। जैसे मैरिज के लिए तुम अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स अगर समझो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते हैं तो कोर्ट पेरेंट्स को पनिश करेगा, समझ गए। तो राइट्स केवल राज्य के खिलाफ नहीं होते, बल्कि अन्य समुदायों के जो जोर जबरदस्ती कर सकते हैं हमारे साथ, उनके खिलाफ भी होते हैं राइट्स। ओके, और चौथी चीज तो राइट्स की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राइट्स तभी सुरक्षित किए जा सकते हैं जब राज्य व्यवस्था में उदारवाद तुमने लिबरलिज्म सुना होगा। लिबरलिज्म राइट्स को सबसे इंपॉर्टेंट देता है, वो विचारधारा जो राइट्स को लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उदारवाद, लिबरलिज्म। ओके, पर लिबरलिज्म के अलावा राज्य को डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए, सेक्युलर भी होना चाहिए। वो किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता देगा तो वो राइट्स की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये सब चीजें भी मॉडर्न स्टेट जब मिल जाती हैं, रिपब्लिकन होना चाहिए, कोई राजतंत्र नहीं होना चाहिए,
तो ये सब इम्पोर्टेंट है राइट्स को सुरक्षित करना। अब मैंने तुम्हें बताया राइट्स की इम्पोर्टेंस इंडिविजुअल के लिए भी है और सोशल प्रोग्रेस के लिए भी है ना। फिर मैंने सवाल उठाया था कि ये शुरू से क्यों नहीं थे। शुरू से इसलिए नहीं थे कि सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा राइट्स को सुरक्षित करने के लिए पूरी न्याय व्यवस्था चाहिए। हर इलाके में कोर्ट होनी चाहिए, लॉज कोडिफाइड होने चाहिए और ट्रेन जजेस होने चाहिए। किसी का राइट कोई कुछ ले तो उसको सजा दे सके। ओके, अब ये व्यवस्था तो पहले थी, इसलिए राइट्स पहले नहीं बन पाए। एक कारण ये था, पर एक और कारण ये था कि जब से समाज में थोड़ा सा सरप्लस आया, यानी कि खेती विकसित हुई और सबकी रोटी के अलावा भी थोड़ा बहुत पैदावार बढ़ी, तो समाज में वर्ग आ गए, ऊंच नीच आ गए, कुछ लोग ज्यादा ताकतवर हो गए। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि सबके राइट्स हो, है ना। तो सामाजिक असमानता और शासकों की जोर जबरदस्ती, सेना तो शासकों के पास ही थी, तो ये दूसरा कारण था क्यों राइट्स शुरू से डेवलप नहीं हो पाए। और तीसरा एक और कारण था, ये समझने की, ये तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा। अभी मैं इस पॉइंट पर आऊंगा कि तुम्हारी किताब में सिलेबस में ये टॉपिक क्यों नहीं है। तीसरा कारण जो राइट्स जल्दी विकसित नहीं हो पाए वो ये है कि ज्यादातर जो संस्कृतियां और धर्म है दुनिया के सभी धर्मों में व्यक्ति को, इंसान को बहुत गरिमा नहीं दी गई। इंसान को ज्यादातर पाप की प्रवृत्ति से जोड़कर देखा गया है। जैसे क्रिश्चियनिटी में तुम्हें पता होगा, यही माना गया है कि पाप से ही दुनिया शुरू हुई जब ईव ने आदम को सेब खिला दिया। इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी इस जीवन को माया के रूप में देखा गया है। ये दुनिया को पुजारियों को, पंडितों को, मंदिरों में ये सब बहुत चलता है, भजन कीर्तन में ये बहुत आता है। ये दुनिया को माया है, असली दुनिया को बात ही है और इस जीवन में हमें केवल भजन कीर्तन करना चाहिए। अब इस तरह का अगर नजरिया होगा तो समाज में न्याय लाने के लिए कौन संघर्ष करेगा, क्योंकि ये तो शारीरिक जीवन है और माया है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है और इंसान तो बुनियादी रूप से बुरा ही है, तो उसके राइट्स क्यों होंगे, बल्कि वो तो दिक्कतें पैदा करता है, ग्रुप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंडिविजुअल को ज्यादा राइट्स से देंगे तो ग्रुप की स्टेबिलिटी कमजोर हो जाएगी। इस तरह की मान्यताएं थी। ये रेनेसां में यूरोप में जो मानववाद शुरू हुआ उसने सबसे पहले इस ओर ध्यान दिलाया कि इंसान में गरिमा है, इस जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है, केवल दूसरी दुनिया के लिए जीना जरूरी नहीं है। और सुंदर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है, सुंदरता इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर फूल हो, हरियाली हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है सुंदरता में, न्याय। दुनिया में न्याय होना चाहिए, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नाइंसाफी ना करे, वो सुंदर जगह होगी, वो सुंदर कम्युनिटी होगी, है ना, जहाँ लोग डर ना हो। तो ये चीज पहले नहीं थी, इसलिए अधिकारों का कंसेप्ट पहले डेवलप ही नहीं हो पाया। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर कैसे आया, कौन लोग इसको लाए, तो ये तो सिलेबस में होना चाहिए। पर तुम अगर अपना सिलेबस निकालोगे तो तुम्हें ये टॉपिक ना बीए में मिलेगा, ना एमए में मिलेगा, ना बड़ी बड़ी पीएचडी की किताबों में मिलेगा। 3 साल पहले बीए ऑनर्स के सिलेबस में हमने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा टॉपिक राइट्स का मॉडर्न यूरोप में रखा, वरना ये टॉपिक ही नहीं। अब अच्छा हमें सोचना चाहिए कि ये टॉपिक क्यों, तुम्हारे हिसाब से टॉपिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट्स इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, और शुरू से तो थे नहीं, तो ये समझना जरूरी कि कैसे आए,
फिर ये टॉपिक हिस्ट्री में क्यों नहीं? इसके 3 कारण। देखो, पहला कारण तो ये है कि हिस्ट्री ज्यादातर शासकों के लिखना आसान होता है, क्योंकि शासक तो अपने स्रोत छोड़ जाते हैं, अकबर ने छोड़े, अशोक ने छोड़े, कम छोड़े हैं, इंस्क्रिप्शन इतने सारे। शासक जो करते हैं उसकी हिस्ट्री लिखना आसान है, तो हिस्टोरियन काफी जो है शासकों की हिस्ट्री बनाते हैं, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अकबर ने ये लड़ाइयाँ लड़ी, शाहजहां ने ये लड़ाइयाँ लड़ी, पानीपत 3 बार, ये तो रेपिटेशन है ना। हिस्ट्री हमें पढ़नी चाहिए चेंज कैसे आया, तरक्की कैसे हुई, किन लोगों ने उसके लिए शहादतें की, कुर्बानियां की, उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। पर वो तो बेचारे लड़ने वाले शासक नहीं थे, तो वो अपने स्रोत छोड़ नहीं पाए, हिस्टोरियंस को कम मिलते। सेकेंड रीजन ये है राइट्स का हिस्ट्री नहीं होने का कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक कल्पनाशील कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, हिंदी में कहेंगे अवधारणा है। अब इसके बारे में फैक्ट्स मिलना बहुत आसान नहीं है, इसलिए भी इसकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं लिखी गई। और 2 कारण और हैं। एक कारण यह है कि हमारे इतिहासकारों में मार्क्सवादियों का काफी प्रभाव रहा है। तुम लोग समझते हो कि मार्क्सवादी कौन है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना? मार्क्सवादी मानते हैं कि दुनिया में जो तरक्की हुई है वो वर्ग संघर्ष से हुई है। मैं मार्क्सवादी नहीं, मैं ये मानता हूँ कि तरक्की जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें नॉलेज का एक्यूमुलेशन। वर्ग संघर्ष भी इंपॉर्टेंट है, सहायक हो सकता है, लेकिन वर्ग संघर्ष मतलब जब गरीब लोग, पिछले हुए लोग इंसाफ के लिए लड़े। लेकिन तरक्की का एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है नॉलेज का एक्यूमुलेशन, ज्ञान का संचय, और ये ओवर टाइम हुआ, तो ये तरक्की का बहुत बड़ा स्रोत है। परंतु मार्क्सवादी इतिहासकार हमारे हिस्टोरियंस में बहुत प्रोमिनेंट है। आप में से कोई एक 2 नाम बता सकते हो मार्क्सवादी इतिहासकार का? कोई भी 1 2 नाम बताओ। मॉरिस गॉब, यस, वेरी गुड। और हमारे इंडियंस में आर एस शर्मा, सुमित सरकार, है ना, ये सब तो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार जो उदारवाद और राइट्स की हिस्ट्री है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो सोशलिज्म और वर्किंग क्लास मूवमेंट्स की हिस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बल्कि इंपॉर्टेंस चलो ना देना तो कोई गलत बात नहीं है, अपनी रुचि होती है, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी वो अंडरमाइन भी करते हैं जो लिबरलिज्म का अचीवमेंट है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंग्लिश रेवोल्यूशन दुनिया की पहली मॉडर्न रेवोल्यूशन थी 1640 से 1660 के बीच। उसको वो खाली सिविल वॉर कह के बोलते हैं, जबकि वो पहला मॉडर्न रेवोल्यूशन है जिसमें रिपब्लिक बना, जिसमें पार्लियामेंट की पावर बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, राजा का सर काटा गया जो गलत तरीके से काम कर रहा था। तो ये रेवोल्यूशन नहीं था, लेकिन वो उसको खाली सिविल वॉर कहते हैं, क्योंकि वो लिबरल रेवोल्यूशन था। लिबरल क्या होते हैं? जो राइट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो व्यक्ति की स्वाधीनता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लिबरल्स होते हैं। लेफ्टिस्ट या मार्क्सिस्ट कौन होते हैं? जो सामाजिक समानता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, एक्चुअली दोनों अच्छी चीजें हैं, समानता भी होनी चाहिए, लेकिन आजादी या राइट्स को कुचल के नहीं। जो सोवियत यूनियन बना, कम्युनिस्ट चाइना बना, जो वामपंथियों मार्क्सवादियों ने बनाया, उसने व्यक्ति के अधिकारों को कुचल दिया, राइट्स को कुचल दिया, समानता लाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो मार्क्सवादी नजरिए के हावी होने के कारण भी राइट्स की हिस्ट्री कुछ हद तक दबी रही। एक और कारण है जो आजकल इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अखबार पढ़ते हो, ज्यादातर लोग न्यूज सुनते हो, थोड़ा वेरी गुड। तुमने एक वर्ड आजकल सुना होगा, होप, WOKE,
में से कोई बता सकता है वोक का क्या मीनिंग है? आजकल न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, जो खासतौर पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो बैनर्स लेके चलते हैं ना, जैसे वो कहेंगे कि इलीगल कोई इमिग्रेंट आ रहा है उसको भी आ रहे हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है उसकी डिमांड। या वो कहेंगे कि LGBT जो प्रोनाउन यूज करना चाहता है टीचर को उसी प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा उसके लिए, वरना उसका दिल टूट जाएगा। तो ये डिमांड वो, ठीक है, अब वो क्या होता है? वो का मतलब वो वर्ड आया है अवेक से, जो एक्स्ट्रा अवेक होते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो एग्रेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा चिंताएं व्यक्त करते हैं और माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में ज्यादातर बातें करते रहते हैं, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट्स की माइनॉरिटी हो, ठीक है, यानी कि वो स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ इन सब की जो जरूरत है उसको थोड़ा नजरअंदाज करके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, वो लोग वोक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, इससे समझ आ गए। फेमिनिस्ट होना तो लिबरल में भी आता था, फेमिनिस्ट इंपॉर्टेंट है, फेमिनिज्म का मतलब है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए पुरुषों की तरह और उनको भी उतनी गरिमा मिलनी चाहिए, और ये कहीं नहीं थी दुनिया में पहले, क्योंकि पुरुष ही शासन चलाते थे, तो उन्होंने विचारधाराएं ऐसी बनाई कि महिलाएं खुद महिलाओं के खिलाफ हो गई, महिलाओं का शोषण महिलाओं ने भी किया क्योंकि वो विचार उनके दिमाग में बैठ गए। ये तो हो गया फेमिनिज्म की, ये गलत था, महिलाओं को समान अधिकार चाहिए। लेकिन अब वोक्स क्या कहेंगे कि नहीं, समान अधिकार ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज होनी चाहिए। अगर कोई महिला कह दे कि इसने मुझे मेरे साथ दुराचार किया है तो उसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अब ये तो वोकिज्म हो गया, ये समानता नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रिविलेज है और दूसरे का जीवन बर्बाद कर सकती है ये प्रिविलेज, है ना? तो ये वोकिज्म है। तो आजकल मैं कह रहा हूँ वोकिज्म की वजह से भी राइट्स की जो स्टोरी है वो ज्यादा हिस्ट्री में नहीं आ पाई। उसका कारण ये है कि जो वोक्स है ये यूरोप की जो अचीवमेंट्स है, वाइट यूरोप, उसको नजरअंदाज करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री हमें इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल से शुरू नहीं करनी है, ब्लैक्स की स्ट्रगल से शुरू करनी है। वो जो वाइट्स है, जो मेजॉरिटी हमारे यहाँ जैसे हिंदू, तो हिंदूज को हर बात में क्रिटिसाइज करना और उस तरह से बाकी धर्मों को क्रिटिसाइज करना, डबल स्टैंडर्ड रखना, ये भी वोकिज्म का एक भाग है। और क्योंकि वो यूरोप की वाइट यूरोप के अचीवमेंट्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसलिए वो राइट्स की स्टोरी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें वाइट्स का ज्यादा रोल है। ओके, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से राइट्स की हिस्ट्री जो तवज्जो से मिलनी चाहिए, जो ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए, वो नहीं हो। अब हम देखते हैं कि राइट्स की शुरुआत कैसे हुई और इसकी प्री हिस्ट्री क्या है। राइट्स वैसे तो मॉडर्न पीरियड में आए हैं या अर्ली मॉडर्न पीरियड से, ठीक है, लेकिन क्या प्री मॉडर्न वर्ल्ड में राइट्स थे ही नहीं, या राइट्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था? एक्चुअली बहुत क्षीण था, क्षीण समझते हो, वीक, बहुत वीक एक्सप्रेशन था। अगर हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, चाइना में, इंडिया में, इस्लाम में राइट्स का कंसेप्ट ढूंढने जाए, चाहे वो राजाओं के रिफॉर्म्स में हो, अच्छे अच्छे राजा कुछ हुए, अशोक, है ना, साइरस ईरान में, हम्मुराबी एंशिएंट इराक में, ओके, इन लोगों ने कुछ कानून बनाए, चाहे उनमें कहीं राइट्स
राइट्स का कंसेप्ट है। या अगर राजाओं ने नहीं किया तो बहुत सारे संत आए, सुधारक आए, या उन्होंने राइट्स की बात की, और उन्होंने भी अगर नहीं की तो कभी किसानों ने, मजदूरों ने लड़ाई लड़ी राइट्स के लिए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड हम इन तीनों स्तरों पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, कुछ राजा हुए हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे सुधार किए, जैसे अशोक का था, ठीक है, हम्मुराबी का कोड 1800 BC लगभग। ईरान का एक शासक था साइरस, उसका पहला डिस्क्रिप्शन है जिसमें कुछ राइट्स का रिफ्लेक्शन होता है, जो उसने स्लेवरी खत्म की, और उसने लिखा हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है और मैं सब धर्म मानने वालों को बराबर अधिकार दूंगा। ये हल्का सा नोट कर लेता है। हमारे यहाँ रामराज का कंसेप्ट था। रामराज को बहुत आदर्श माना जाता है। क्या रामराज ने राइट्स थे? राम की स्टोरी में तुम्हें कहीं राइट्स दिखाई देते हैं? बताओ। राम की स्टोरी तो सबको पता होगी। क्या तुम्हें से कोई है जिसको राम की स्टोरी नहीं पता है? सबको पता है। तब राम की स्टोरी में से मुझे ढूंढ के बताओ, क्या कहीं राइट्स का कंसेप्ट आता है? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीक कहां पर आता है राम में? राम के राज्य में। मुझे पूरा समय नहीं दिया, मतलब शायद आप होली की बात कर रहे हैं। सीता की जैसे आलोचना की थी, और राम क्यों बच्चे ने, ओके वेरी गुड। अब धोबी ने सीता की आलोचना की और राम ने ये माना राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा का बात सुने, और इस बात पर उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जंगल में छुड़ा दिया। एक कुटिया बना देते, प्रेग्नेंट वाइफ, और जंगल में छुड़ाया। तो सीता के राइट्स कहाँ है? रामायण में राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक आदर्श राजा का कॉन्सेप्ट है, जो धोबी की बात को भी अनसुनी नहीं करेगा। लेकिन उसमें कोई, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? वेरी गुड। प्रिसाइसली वो राइट टू स्पीक नहीं है, वो केवल राजा की लाल हार्टेडनेस, उदारता दिखा रहे हैं कि वो सैक्रिफाइस करते रहे थे। बचपन से ही उन्होंने केवल सैक्रिफाइसेस किए। रामायण स्टोरी ही सैक्रिफाइसेस किए। भाई भी सैक्रिफाइस करता है, पत्नी भी सैक्रिफाइस करती है ना। इसीलिए रामायण इतनी सुंदर स्टोरी लगती है। इतना त्याग है उसके अंदर कि आंसू आ जाते थे। पर राइट्स का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं, क्योंकि राइट्स को इंश्योर करने के लिए लीगल प्रोसीजर होगा। सीता को कौन सी कोर्ट ने कहा था कि वो अपनी परीक्षा दे या उसको जंगल में छुड़वा दिया जाए? ये तो राजा की मर्जी पर है ना। और हाँ, राजा अपना दुख सहने के लिए तैयार है, वो भी तो अपने ऊपर दुख ला रहे हो, अपनी पत्नी को ले रहे हैं, है ना। तो वो दुख सहने की क्षमता सारी स्टोरी में चलती है, और उसमें राइट्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हमारे महाभारत में एक आता है भीष्म पर। भीष्म पितामह जब मरने वाले थे तो उनके पास युधिष्ठिर वगैरह सब थे, और उन्होंने कहा कल अगर हम जीत जाते हैं तो हमें कैसे राज शासन करना है। तो भीष्म पर पूरा बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है कि अच्छे राजा को क्या करना चाहिए, उसमें दान करना चाहिए, उसको क्षमा देनी चाहिए वगैरह। यही कंसेप्ट
मर्सी का कंसेप्ट है, राइट्स का कंसेप्ट नहीं है। ओके, चीन में एक फिलोसफर हुआ था लाओ त्से, उसने एक मिनिमल गवर्नमेंट की बात की। उसने कहा कि सरकार को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। अब ये राइट से थोड़ा सा रिलेटेड है, ये लिबरलिज्म का एक प्रिंसिपल होता है कि मिनिमल गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तब तक वो किसी और को नुकसान करता है। ये लिबरलिज्म का एक मूव है, तो ये लाओ त्से ने थोड़ा सा बताया। हाँ, आपने अभी बोला कि महाभारत में राइट्स में तो जो कर्ण था उसको तो अधिकार था ही नहीं, मतलब वेपन चलाने का। इसीलिए वो शुरू में लड़ा नहीं था, उस दिन कर्ण को लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये राइट्स का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। कर्ण खाली इसलिए कि उसको मां ने बहा दिया था, तो उसका वंचित हो गया अधिकार। राइट्स का कॉन्सेप्ट तो कहता है कि सब बराबर है। अगर किसी की मां ने उसको छोड़ भी दिया, उससे उसका राइट कम थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसीलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे पुरानी संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, वो व्यक्ति को थोड़ा शक की निगाह से देखती हैं। वो मानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, ऑर्डर के लिए ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो मैं कह रहा था कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में राइट्स की कुछ झलक कहीं कहीं मिलती है। एक मैंने लाओ त्से का एग्जाम्पल दिया, एक साइरस का एग्जाम्पल दिया। हमारे इतिहास में, भारत में सतनामी जो आंदोलन है और सिखों का जो आंदोलन है, इन्होंने जुल्म के खिलाफ, बताओ कितने जुल्म हो रहे हैं। बच्चों को मारा देते थे, जिंदा दीवार में चढ़ा देते थे, धर्म न बदलने पर। सिखों ने उसके लिए लड़ना शुरू किया, ठीक है। पर सिखों में भी जात पात है, राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और व्यक्ति को कोई आजादी नहीं है। हाँ, वो अपने जुल्म के खिलाफ, एक बादशाह के जुल्म के खिलाफ, मुगलों के जुल्म के खिलाफ जरूर हिम्मत से लड़े, ये एक बड़ी स्मरणीय बात है। ऐसे ही हरियाणा में एक सत्तानी आंदोलन हुआ था, वो भी मुगलों के, औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि औरंगजेब के सैनिकों ने कुछ सत्तानियों को मार दिया था, तो वो बड़ी बहादुरी से लड़े। तो और उनकी एक और अच्छी बात थी, वो जात पात में विश्वास नहीं करते थे। अब हमारे देश की बहुत चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज तो हमें मानना पड़ेगा अच्छी नहीं थी, वो है जात पात, और खासतौर में अछूत प्रथा। ये तो बहुत ही गलत है ना। पर इसके खिलाफ किसने आवाज उठाई? हमारे हजारों साल के इतिहास में दलितों ने भी आवाज नहीं उठाई, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। कबीर ने थोड़ा बहुत कहा है, बुद्धा ने उनको एडमिट कर दिया, पर कितना। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे जात पात खत्म हो, शादी ब्याह में इस तरह की पाबंदियां खत्म हो, अछूत प्रथा खत्म हो। ये किसी ने नहीं किया। तो हमें प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कम राइट्स का एक्सप्रेशन मिलता है। फिर कब से शुरू हुआ? मैं ये कहूँगा कि इसमें यूरोप थोड़ा सा अलग था प्री मॉडर्न टाइम्स में। उसका एक प्रमाण तो ये है कि स्लेवरी तो सारी दुनिया में थी, तुम्हें पता ही होगा। हमारे यहाँ दलित प्रथा थी, अछूतों को बाहर रखा जाता था। इस्लाम में भी स्लेवरी थी, बल्कि वो तो रेड्स करते थे, औरतों को हारने वाले मुल्कों की औरतों को ले जाकर मंडियों में बेचा जाता था, स्लेव गर्ल्स बनाया जाता, सेक्स स्लेव्स। यूरोप में भी स्लेवरी थी, तुम्हें पता ही होगा। और विद्रोह केवल यूरोप में नहीं हुआ। तुम लोगों ने सोलन का नाम सुना? एंशिएंट ग्रीस में
सोलर एक लीडर था, उसने स्लेवरी के खिलाफ विद्रोह किया था और जमीनें बराबर बांट दी। अभी कितना मुश्किल काम है, एक गांव में भी जमींदार के खिलाफ मेरा आवाज ना करे, कितना मुश्किल होता है। ऐसे ही रोम के अंदर स्पार्टेकस का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था स्लेवरी के खिलाफ। ओके, इसके अलावा एंशिएंट यूरोप की एक और खास बात है कि रिपब्लिक्स उनके स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लिविंग थे। देखो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सबसे पुरानी। एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। डेमोक्रेसी ट्राइबल्स में जगह जगह होती थी, आज भी पिग्मीज में डेमोक्रेसी है, हुरोन ट्राइब है उसमें आज भी डेमोक्रेसी है। ट्राइबल लेवल पे डेमोक्रेसी होना बड़ी बात क्यों होती है? पर जैसे ही राज्य शक्तिशाली बना, जैसे मगध शक्तिशाली बना, तो उसने लिच्छवी, शाक्या, इन सब की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। शक्तिशाली बनने के बाद अगर राज्य डेमोक्रेटिक रहता है तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। स्टोन एज में तो डेमोक्रेसी होती थी, मिलजुल के लोग राय मशवरा करते ही कैंप फायर के साथ में बैठ के डंडा लेते थे। वो रियल स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हम सबसे पहले देखते हैं एथेंस में और फिर रोम में। तो ये भी एक राइट्स का एक्सप्रेशन है यूरोप का प्री मॉडर्न टाइम्स में। ओके, इसके अलावा यूरोप की एक और खास बात ये थी प्री मॉडर्न टाइम्स में कि ये जब इन्वेजन शुरू हुए, रोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद भी कुछ रिपब्लिक्स कंटिन्यू की, जैसे वेनेशिया का रिपब्लिक 697 एडी में बना था। स्विट्जरलैंड में 1307 में तुमने विलियम टेल का नाम सुना? किसने सुना? विलियम टेल, बता दो सबको। उससे बोल के दिखाओ। आप लोग को ये ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। देखो ये सारी नॉलेज ज्यादा काम में आएगी लाइफ में, लेकिन तुम कैसे बोलते हो ग्रुप पर, स्टेज पर, ये सब तुम्हें लाइफ में बहुत काम आएगा। तुम जरा इतनी तेज आवाज में बोलो कि सबको सुनाएगा। विलियम टेल कौन है? ओके, देखो विलियम टेल की बड़ी प्यारी स्टोरी है। उसको एक हैब्सबर्ग जो वहां का लॉर्ड था, हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी, ठीक है, होली रोमन एम्पायर था, उसकी डायनेस्टी हैब्सबर्ग, उसके जो नोबल लॉर्ड था वो बड़ा अत्याचार करता था। स्विट्जरलैंड का एक कैंटन था उरी, ओके, उसकी बात है। उस गांव में एक विलियम टेल नाम का छोटा जमींदार था। उसने इस लॉर्ड के खिलाफ बगावत की, तो उसे पकड़कर कहा गया कि तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, या तुम अपने बेटे के सर पे एप्पल रख के उसको एरो से शूट करके दिखाओ। तो उसने वो करके दिखा दिया था। और यही नहीं किया, उसने फिर अपना रिबेलियन जारी रखा और उरी और आसपास के जो कैंटन्स बोलते हैं स्विट्जरलैंड में बहुत पुराना रिपब्लिक है, तो उन कैंटन्स ने अपना एक फेडरेशन बना दिया और ये नोबल्स को नहीं आने देते। तो जमींदाराना जो जुल्म होता था उसके खिलाफ एक स्विट्जरलैंड में बहुत पुरानी लड़ाई है। तो ये इस तरह की रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक assertion, rebellions against exploitative lords, ये यूरोप में हमें मेडिवल एज में भी मिलता है। फिर मैं खाली नाम लूंगा, कई इंपॉर्टेंट रिबेलियंस हैं जिनकी वजह से यूरोप के अंदर सर्वडम खत्म हुआ। जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ था तो उसके बाद फ्यूडलिज्म आ गया था, सर्वडम आ गया, करीब 500 साल चला। फिर 1200 के बाद से लेट मेडिवल एज से चेंज आना शुरू होता है और एलोडियल फार्मिंग यानी फ्री फार्मिंग डेवलप होती है। बड़े बड़े किसानों के विद्रोह होते हैं और जो शहर थे उनमें भी आर्टिजन से गिल्ड्स होती थी, वो स्ट्राइक्स करते थे
और अपने आप को लॉर्ड से आजाद कर लेते हैं, कि काउंसिल्स बनाते हैं। काउंसिल गवर्न करेगी शहर को, लॉर्ड नहीं गवर्न करेगा। अब ये चीजें हिंदुस्तान में है ही नहीं, चाइना में है ही नहीं। सोचो सूरत के व्यापारी कितने अमीर थे, लेकिन क्या उन्होंने कोई काउंसिल बनाई कि बादशाहों की जो नवाब है उनकी हम नहीं सुनेंगे? तुमने पाइट पाइपर की कहानी सुनी होगी, पाइट पाइपर मेडिवल एज में था। पाइट पाइपर तो सबने सुना होगा। लंदन के अंदर एक बार बहुत सारे चूहे हुए, तो काउंसिल बैठी, काउंसिल ने पाइट पाइपर को बुलाया क्योंकि वो बांसुरी बजा के चूहों को नदी की तरफ ले जा सकता। ये पाइट पाइपर की कहानी है। अब ये असली है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो जरूर है कि काउंसिल बैठती थी, काउंसिल से शासन चलता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। वो केवल नवाबों का और जमींदारों का जुल्म सहन नहीं करते थे। तो हमें राइट्स का जो इवोल्यूशन है, धीरे धीरे विकास होना, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। ये हमें यूरोप के अंदर प्री मॉडर्न टाइम्स में भी दिखता है। और कई बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे 1215 में मैग्ना कार्टा पास किया गया इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा किसी ने सुना हुआ? मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसको भी मार्क्सेस इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पार्लियामेंट की पावर बढ़ी राजा के ऊपर। राजा की मनमानी नहीं चाहिए, कोई भी कानून बनाने से पहले पार्लियामेंट से पास करा, और टैक्स अपने आप नहीं राजा जाली इकट्ठे कर सकता, पार्लियामेंट से पास करा। ये मैग्ना कार्टा में। फिर इसके बाद ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कराया, लेकिन फिर 100 साल में हाउस ऑफ कॉमन्स भी बन गए। हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आता लॉर्ड से ज्यादा पावर। हाउस ऑफ कॉमन्स कौन थे? जो शहरों के बर्गर्स, जो शहरों का भी होते थे तो बर्गर्स होते, और नाइट्स जो काउंटी, जो ग्रामीण इलाका का काउंटी बोलते हैं वहाँ पर इंग्लैंड में। काउंटीज के जो चीफ होते थे तो नाइट्स होते, मजिस्ट्रेट्स होते थे। ये लोग आते थे हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर धीरे धीरे हाउस ऑफ कॉमन्स ने अपनी पावर बढ़ाई, और वो इंग्लिश रेवोल्यूशन में रहता है 1640 के बीच में, जिसने चार्ल्स फर्स्ट मारने के लिए आया, उसका सर काट दिया। और क्रॉमवेल ने नेता था लिबरल्स का, उसने एक रिपब्लिक बनाया। पर क्रॉमवेल खाली नहीं था, क्रॉमवेल के विरोध में बहुत सारे और छोटे छोटे ग्रुप्स थे, जो फर्स्ट लिबरल्स और सोशलिस्ट से बन गए। लेवलर्स का ग्रुप था, डिगर्स का ग्रुप था। लेवलर्स कहते थे कि सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, सर्वेंट्स के अलावा, महिलाओं के अलावा, नाम तो जो भी ना। पर क्वेकर्स थे एक और ग्रुप था, जो महिलाओं को पादरी बनने का हक देना चाहते थे। पहले फेमिनिस्ट टाइप क्वेकर्स रहे। इसके अलावा डिगर्स कहते थे कि सारी जमीन बराबर बांटनी चाहिए, ये गॉड से सबको मिली है, और किसी के पास ज्यादा किसी का कम नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। जमींदारों के तो नटैक हो गए, अगर ऐसे बोलोगे तो टॉर्चर करके मार देंगे। पर उन लोगों ने कोशिशें की। ये सब इंग्लिश रेवोल्यूशन में हुआ। केवल इंग्लैंड में नहीं हुआ, जर्मनी में एक बहुत बड़ा जर्मन पीजन अपराइजिंग हुआ था मार्टिन लूथर के बाद। वो लोग भी जमीन बराबर बांटने की बात करते थे। फिर कुछ जो एंटी क्लैरिकल, पादरियों के खिलाफ जो लोग होते थे उनको एंटी क्लैरिकल कहते थे। इंग्लैंड में थे वाइक्लिफ, बोहेमिया जो चेकोस्लोवाकिया में आता है, वहां पे थे जॉन हस। जॉन हस को जिंदा जला दिया था पादरियों ने, लेकिन उनकी कुर्बानी बहुत काम आई। और चर्च के अंदर जो करप्शन है, इसके बारे में बाद में मार्टिन लूथर ने आंदोलन चलाया, उसके बारे में बात शुरू हुई। तो ये सब राइट्स का डेवलपमेंट है, जो कि यूरोप के अंदर हमको मॉडर्न पीरियड में, अर्ली मॉडर्न पीरियड से करता है। मॉडर्न पीरियड में खैर राइट्स बहुत डेवलप हो गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फिर राइट्स के कंसेप्ट को एक्सटेंड किया गया रशियन रेवोल्यूशन में, कि राइट टू फ्रीडम वाला ही होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी भी होना चाहिए, राइट टू हेल्थ
हेल्थ इंश्योरेंस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, नए नए राइट होते हैं। ओके, तो मैं बताऊंगा हमारे देश में जो राइट टू फूड है ना, राइट टू एजुकेशन है। 5 किलोमीटर के अंदर सरकार को स्कूल हर बच्चे को प्रोवाइड करना ही होगा, वरना बच्चा छोड़ जा सकता है, पेरेंट्स छोड़ जा सकता है। ओके, और फ्री एजुकेशन देनी होगी, तो ये राइट टू एजुकेशन है। तो ये सब मॉडर्न टाइम्स में एक्सपैंड हुए हैं, लेकिन इनके बीच हमें यूरोप में एंशिएंट टाइम से मिलते हैं, और खास तौर पर अर्ली मॉडर्न पीरियड यानी कि रेनेसां, रिफॉर्मेशन और एनलाइटनमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एनलाइटनमेंट में पहली बार महिलाओं की बराबरी की बात जोर पकड़ी, दिद्रो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बात की। फिर मेरी wollstonecraft एक बहुत बड़ी लेखिका थी, इंग्लैंड की, और ओलंपे de Gouges जो पहली शायद महिला शहीद थी महिलाओं के अधिकार में, ओलंपे de Gouges, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसका सर काट गया क्योंकि वो महिलाओं के बराबरी अधिकार की बात कर रहे थे। ओके, तो ये स्टोरी हो गई अधिकारों की कैसे बढ़ा। अब हम एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं कि यूरोप में ही क्यों अधिकारों की लड़ाई ज्यादा पनप पाई, बाकी सभ्यताओं में वो लड़ाई क्यों नहीं बनती। यूरोप में क्या था जिसकी वजह से राइट्स की जो इवोल्यूशन है, प्रोग्रेस है, वो यूरोप में ही आ रहा। तुम अगर कोई सोच के एक पॉइंट बताओ, मैं 4 पॉइंट में बताऊंगा। यूरोप में ऐसा क्या है, वहां न्याय और अधिकारों की लड़ाई ज्यादा शक्तिशाली बनी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जगह बिल्कुल नहीं कर रही, मैं साइलेंस का एग्जाम्पल दिया, हमारे यहाँ में सरकारियों का एग्जाम्पल दिया, सिखों का एग्जाम्पल, चाइना में मैंने लाओसे का एग्जाम्पल दिया। कुछ एक्सप्रेशन नजर आता है, पर शक्तिशाली जो लड़ाई लड़ी गई सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए, ये यूरोप में ही लड़ी गई। फेमिनिज्म केवल यूरोप में ही क्यों आया है, और जगह क्यों नहीं सोचा गया कि महिला और पुरुष में इतना फर्क क्यों। प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं, वोट डालने का अधिकार नहीं, शादी मन से करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि कपड़े अपने मन से पहनने का अधिकार नहीं। छोटी सी बच्ची के पाँव में बालियां डाल दो, कहीं भी जाए आवाज आ जाए उसे, और वो भी इसको पसंद करने लगे। उसके दिमाग में कितना घुस गया पैट्रियार्की, पितृसत्ता, पर यूरोप में इसके खिलाफ आवाज हुई। अब हम सवाल ये उठा रहे हैं कि ये सब यूरोप में ही क्यों। तो एक आध पॉइंट आप बताओ। हाँ, वेरी गुड। देखो ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कोई डेटा तो है नहीं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा नहीं है, और पढ़े लिखे लोग चाइना में बहुत होते थे। अवेयरनेस अपने आप में रीज़न नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? आप बताओ क्या कह रहे हैं, आवाज में आ रेनेसां और रिफॉर्मेशन वैसे तो थोड़े बाद में हुए थे, है ना, मैंने जो बताया एंशिएंट टाइम से यूरोप में थोड़ा सा न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। दूसरा ये है कि सुधार आंदोलन वगैरह जैसे हमारे यहाँ भक्ति मूवमेंट इंडिया में भी हुआ, पर हाँ मानववाद, हमारी ये बात सही है कि मानववाद का कॉन्सेप्ट कि ये जीवनहीन नहीं है, ये केवल दूसरी दुनिया के लिए भजन करने के लिए नहीं बना है। हमें इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए हमें संघर्ष करना है, संस्थाएं बनानी है, डेमोक्रेसी बनानी है, कोर्ट्स बनानी है, और क्या चाहिए, वेलफेयर बनाना है, दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है। ये मानववाद है जो रेनेसां ने किया। पर मैं ये पूछता हूँ कि ये यूरोप में ही क्यों ये कल्पनाएं आई, बाकी जगहों पर क्यों नहीं है? कुछ और कारण होना है। देखो 2-3 कारण गलत है। वो पहले ये सोचना कि बुरे लोग सुपीरियर होते हैं, बेकार की बात। ये
कैसे प्रूव करेंगे? गोरे लोग तो आइसलैंड में भी रहते हैं, वहाँ भी प्रोग्रेस हुई। गोरे लोग रशिया में भी रहते हैं, वहाँ भी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई। तो गोरे होने से नहीं हो जाता। एक दूसरा आर्गुमेंट ये दिया था कि टेम्परेट जोन जहाँ पर ट्रॉपिकल बीमारियाँ जैसे हैजा वगैरह नहीं होता, इसकी वजह से यूरोप में थोड़ा बेनिफिट था। पर टेम्परेट जोन तो चाइना में भी है, टेम्परेट जोन तो नॉर्थ अमेरिका में वो तो सबसे बैकवर्ड था, वहाँ तो प्राइवेसी जैसे रेडिएट है ना। तो टेम्परेट जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट नहीं है। यूरोप में क्या था खास? देखो, एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ये सब तरक्की हुई कैपिटलिज्म अर्ली मॉडर्न यूरोप में शुरू होने के बाद, अर्बनाइजेशन शुरू होने के बाद, और एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट डेवलप हुआ। इसका प्रेशर लोगों को पड़ा था कि उसमें ज़्यादा लोग, ये मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट है। पर मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया है 1215 मैग्ना कार्टा, 1381 पीजेंट रिबेलियन ऑफ इंग्लैंड, हुसाइट्स का रिबेलियन 1415, ये सब कैपिटलिज्म के पहले हैं। कैपिटलिज्म बाद में आया है, और कैपिटलिज्म भी यूरोप में ही क्यों आया, ये तो सोचना पड़ेगा। तो हमें कुछ और कहा है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि यूरोपियन फ्यूडलिज्म कुछ अलग था एशियाटिक डेस्पोटिज्म से, क्योंकि यहाँ पर क्लास स्ट्रगल्स थे। जो यूरोप के किसान थे वो ज्यादा संघर्ष कर रहे थे जमींदारों के खिलाफ, उससे जमींदारों को नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी, वरना उनका प्रॉफिट कम हो जाता। तो वर्ग संघर्ष, मार्क्सिस्ट हमेशा वर्ग संघर्ष को इम्पोर्टेंस देते हैं। कई टॉपिक्स में देखोगे, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि वर्ग संघर्ष से ही वो मानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वर्ग संघर्ष से ही इंग्लिश रेवोल्यूशन हुआ, वगैरह कैपिटलिज्म। ये कुछ हद तक सही है, ये बात मैं मानता हूँ कि जो यूरोप के राजा थे वो इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते थे किसान से, क्योंकि वहाँ पे जो सीड यील्ड रेशियो है, यानी कि ज़मीन की जो पैदावार है, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी एशिया वगैरह में। कई जगह तो एक ही फसल होती है। तो मैं बताऊँ, आसाम में चावल की 3 फसल लेता है किसान। यूरोप ठंडा है, वहाँ पर कई जगहों पर तो एक ही फसल होती है। तो पैदावार कम होने की वजह से राजा टैक्स कम इकट्ठा कर सकते थे, और टैक्स कम इकट्ठा करने की बजाय वो बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं बना सकते, जैसे आपको 5 लाख सेना। चाइना में भी इस तरह से नादिर शाह, मतलब स्मूथ स्टैंडिंग आर्मी होती है। इंग्लैंड में तो स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं, तो पता खाली पैलेस गार्ड थी, इंग्लैंड में स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो जो टैक्स जो कैपेसिटी थी वो स्टेट की कम थी। हालांकि एब्सोल्यूट स्टेट ने उसको बढ़ाने की कोशिश करी, इसी वजह से बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन एशिया की तरह से वहाँ पर बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं रहती, तो उससे विद्रोहों की जो चांस है वो ज़्यादा। ये एक और कारण है यूरोप के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि पैदावार कुछ कम होने की वजह से लोग देर से शादी करते हैं। एलन मैकफर्लेन एक हिस्टोरियन है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के यूरोप के चर्च रिकॉर्ड्स, इंग्लैंड के चर्च रिकॉर्ड्स को उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने दिखाया है कि मैरिज थोड़ी लेट होती है, और लेट मैरिज का मतलब बच्चे कम, इसीलिए इतना ज्यादा डेंस पॉपुलेशन नहीं थी यूरोप में। तुम्हें पता है इंग्लैंड की पॉपुलेशन 1800 में खाली 2 करोड़ 2 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन है, पूरे इंग्लैंड की पॉपुलेशन 2 करोड़। आज भी इतना स्वीडन इतना बड़ा है, स्वीडन 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, क्योंकि वो इतने बच्चे नहीं पैदा करते, क्योंकि लेडीज के राइट्स थोड़े या वेलफेयर ज्यादा थी, और लेट शादी सबसे इम्पोर्टेंट ये, और बहुत सारे लोग शादी नहीं करते। तुम्हें पता होगा, अब तो तुम लोगों का जमाना बदल गया, हम लोग के जमाने में तो अगर कोई अगर घर में ये कहते कि मैं शादी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो तूफान लग जाता था, सब उसको कन्विंस करने में जाते थे शादी नहीं करोगे, परिवार नहीं बढ़ेगा, गुरुआ नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा, राइट? ये कंसेप्ट है हमारे यहाँ।
यूरोप में मेडिवल टाइम्स में भी बहुत सारे लोग शादी नहीं करते थे। अब मैं ही मानता हूँ, थोड़ा सा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, जिस समाज में सब लोग शादी नहीं करते उसमें ज़्यादा तरक्की है ना। सोचो अगर बहुत सारे बच्चे ना हो तो कितना कुछ कर सकते हैं लाइफ। ये बच्चों की तादाद दिन भर उनके लिए रोटियां मिलते रहना तो क्या रह गया, राइट। ये जो लेट मैरिज और नॉट मैरिड इंडिविजुअल्स, डिवोर्स की पॉसिबिलिटी, ये सब जो यूरोप में अवेलेबल था, इसने एनर्जीज को ज़्यादा लिबरेट किया सोशल प्रोग्रेस की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शादी करना बुरी बात है, शादी ना करना, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई अगर किसी चीज़ में बहुत डेडिकेटेड है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, वो अपना सारा धर्म उस चीज़ में लगाना चाहता है, चाहती है, तो ये ऑप्शन ओपन होना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, एंशिएंट टाइम में तो नहीं करी जाती, क्योंकि जब मुस्लिम्स आए हैं तो उस समय संयुक्ता का स्वयंवर हो रहा है और संयुक्ता बड़ी हो चुकी है और वो खुद अपना वर चुनती है, लेकिन उसके बाद से चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट आ गया, शायद लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा होने की वजह से। और चाइल्ड मैरिज सोचो, मतलब रोमांस की तो पॉसिबिलिटी नहीं, बचपन में शादी करनी। अब जो जिस समाज में रोमांस की पॉसिबिलिटी ना हो, लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं एक अच्छा साथी चुनने के लिए, है ना। और जो लोग शादी होती है अपना घर अलग बनाते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहते, ये इंग्लैंड में कंसेप्ट है। शादी तभी होती है जब वो अपना घर अलग बनाते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे हो चुके हैं तब भी अपने माँ बाप के साथ ही करें, है ना। तो जो सेल्फ डेवलपमेंट का इंसेंटिव है वो थोड़ा कम हो जाता है, मेरे ख्याल से ये भी कारण है उसका। और एक तीसरा कारण ये है कि यूरोप के अंदर जो ये रोमन ग्रीक टाइम से विद्रोह की एक ट्रेडिशन थी, जो स्लेव रिबेलियंस में हमें नजर आती है। तो जो दलित प्रथा के खिलाफ, छूट प्रथा के खिलाफ एक विद्रोह में नजर आता है। थोड़े बहुत सुधारकों ने, कबीर वगैरह ने कहा है, लेकिन कोई विद्रोह नहीं हुआ। दलितों ने भी उसको आत्मसात कर दिया। आत्मसात इस तरीके से, गांधी जी रो पड़े थे, गांधी जी केरल में थे, तो वहां पर वो एक अछूत बहुत कमजोर बीमार था, उसको छूने लगे तो वो घबरा गया, उसने कहा नहीं मुझे छूना नहीं, मैं अछूत हूँ। तो गांधी जी के आंखों में मतलब अछूत लोग भी मान चुके थे। एक बहुत अच्छी कहानी है प्रेमचंद की, तुम सबको पढ़ेगी, सरस्वती। अरे यार वेरी गुड, प्रेमचंद आपको जरूर पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद की कहानियों को टेलीवाइज किया गया, गुजरात बहुत अच्छे डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने टेलीवाइज किया, उन कहानियों को आपको जरूर देखना चाहिए। तो सरस्वती ने भी ये अछूत खुद आत्मसात कर चुका है कि मैं छूने लायक नहीं हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। ये हमारे समाजों में हो चुका है यूरोप में, लेकिन स्लेव थे रिबेलियंस। ओके, तो ये अगर कोई बात कर रहा हूँ, मैं खाली एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि देखो, मैं अगर कह रहा हूँ कि यूरोप में ये एक अच्छी बात थी, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि भारत में कुछ अच्छी बातें नहीं है या यूरोप में ज़्यादा है। कुछ और चीज़ों में हम यूरोप से ज़्यादा अच्छे हैं। 3 चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हैं, हम सारी दुनिया में 3 चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। 2 में बहुत खराब है, एक तो जात-पात, और दूसरा हम फेटलिस्ट बहुत है, हम दुनिया को माया मानते हैं और माया मानकर उसके अंदर न्याय होना चाहिए उसके लिए लड़ते हैं। एक लड़की को 50-60 बार चाकू मारे उसको, और लोग आते जाते थे, सज्जे पे खड़े थे, ये भी नहीं कि पत्थर फेंकते, कैसे लोग हो, है ना। ये 2 खराब बात है। 3 बहुत अच्छी बात है। हर समाज में, हर संस्कृति में कुछ अच्छाई कुछ बुराई है। अच्छाइयाँ क्या है हमारी, जो कि तुम दुनिया के अंदर कहीं ऐसी बात नहीं बताओ।
हमारे भारतीय संस्कृति की अनोखी अच्छाइयाँ जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं, वो क्या है? एकता है। जुलूस निकालने में सर काटते थे। लाहौर के अंदर माँ बाप ने अपने बच्चों के सर को काटे, इतना बुरा हाल, ऐसी सांप्रदायिक एकता है। ये सब स्टेट हमारा कहता है ताकि कुछ तो एकता बने, इसलिए कहते हैं। पर असल में देखो, हिस्ट्री के स्टूडेंट में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या एकता है हमें? पड़ोसी, अभी मैंने जो कहा दिल्ली की तो बात है, या वो उज्जैन की बात, 8 साल की बच्ची घंटों तक उसके शरीर से खून टपक रहा है, वो मदद मांगती नहीं। ये एकता है। अच्छाइयाँ क्या है? देखो, एक तो अच्छाई है हमारा परिवार। माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट तो सभी लोग, सभी संस्कृतियों में कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन भाई बहन का ऐसा सुंदर रिश्ता दुनिया में नहीं, राखी जैसा त्योहार दुनिया में नहीं। लड़की शादी होकर चली जाती है, उसके बच्चों का मामा के घर में हाथ होता है, शाह से आती है अपने यहाँ। ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं हमारे, ये दुनिया में इतने सुंदर और मजबूत कहीं नहीं। मेरे एक क्रिश्चियन दोस्त है, जिसने पूछा वो भाई बहन कब मिलते हो? कभी कभार क्रिसमस में मिलते। फादर के पास मदद में जाने के अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो तो दूसरी, चलो यूरोप में सीमा हो गया, वहाँ तो परिवार इतना टूट रहा है, पहले जॉइंट फैमिली टूटी, फिर न्यूक्लियर फैमिली टूटी, अब तो लिविंग रिलेशंस है, बहुत सारे बच्चे बगैर बाप के बड़े होते हैं, अनमेड मदर्स बहुत है, और वो उनमें क्राइम वगैरह सुसाइड बहुत ज़्यादा है। ये हमारे यहाँ परिवार में इसको बना के रखने की हमें कोशिश करी थी। परिवार हमारा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एक अच्छा है। और क्या अच्छा है? अरे अपने संस्कृति के अच्छा है। अगर कोई तुझसे इंग्लिशमैन या चाइनीज कोई पूछेगा तुम्हारे कल्चर की सबसे अच्छी चीजें क्या है, तो क्या बताओगे? एक बैलेंस बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज़्यादा धार्मिक होने की वजह से साइंटिस्ट रॉकेट शुरू करने से पहले भी होना था। साइंटिस्ट लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में लाइनें लगी थी मंदिरों के सामने गणेश जी की मूर्ति को दूध पिला रहे। थोड़ा अच्छा से धर्मांत की नहीं होना चाहिए, अच्छाई। हाँ, वो परिवार के आते हैं, जैसे मैंने कहा चाइना में एल्डर्स ही और मर चुके हैं हमारे पूर्वज, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उनकी तस्वीरें रखी जाती है, पूजा की जाती है। और भी कल्चर्स में अनोखी बातें क्या है, बाकी कल्चर हर अनोखा है, ये दुनिया में नहीं। हमारा जो बॉलीवुड में हीरो भी होता है, उसकी खाली गर्लफ्रेंड नहीं होती, उसकी बहन भी होती है, माँ भी होती है। हॉलीवुड में कभी देखा किसी हीरो की बहन? बहन का सुंदर रिश्ता, ये हमारी संस्कृति में हमारे चाचा ताऊ मौसा सबके अलग नाम, ये शो करता है हमारे परिवार का। एक और जो हमारी अच्छाई है धर्म का कॉन्सेप्ट। धर्म का मतलब खाली रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब आत्मसंयम और ड्यूटी, धर्म का कर्तव्य है।
लड़ाइयाँ भी होती थी हमारे यहाँ तो रूल से होती थी, धोखाधड़ी नहीं होती थी, लड़कियों को उठा के नहीं ले जाते थे, शाम होते लड़ाई बंद हो जाती थी। ये धर्म का कंसेप्ट है। जितने वेजिटेरियंस इंडिया में हैं, आधे लोग वेजिटेरियंस, दुनिया में इतने वेजिटेरियंस कहीं नहीं है। अफ्रीका में, चाइना में सब कुछ खाते हैं, यूरोप में, अमेरिका में सब नॉनवेज, आदि हिंदुस्तान है। अब वेजिटेरियनिज्म एक आत्मसंयम और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज है। एक पोलैंड की लड़की थी, वो कह रही थी कि इंडियन हस्बैंड मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि तो ज्यादा शराबी, ज्यादातर नॉनवेज नहीं खाते और ज्यादातर नहाते हैं, लगते रहे मोनोगेमी का कॉन्सेप्ट। ये धर्म से आता है। धर्म का हमारा कॉन्सेप्ट है कि अपनी इच्छाओं को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, आत्मसंयम। ये हमारा एक बहुत अच्छा, पूरी दुनिया में एक अच्छा और एक और अच्छा है कि सबसे पुरानी और कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। इतनी कंटिन्यूअस पुरानी सिविलाइजेशन दुनिया में कोई नहीं। सिविलाइजेशन पुरानी थी, इजिप्ट की सिविलाइजेशन पुरानी, पर सब खत्म हो गया। हमारी सिविलाइजेशन आज तक चली आ रही है, वेदों से तो चली आ रही है, और इंडस वैली में भी लगता है शिव वगैरह की पूजा होती है। तो वो कंसेप्ट अभी तक कंटिन्यूअस चले आ रहे हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे साथ पूरा घर से सताए हुए लोग हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ जगह दी गई। दुनिया की दूसरी मंजिल हिंदुस्तान में बनी। दुनिया का बहुत पुराना चर्च इंडिया में और पारसी दुनिया भर में सताए हैं, इंडिया में उनको वेलकम किया गया। तो हम लोग बड़े पीसफुल लोग हैं, सताते नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ एक कमी है, सोल्यूशन क्या है? सरकार कर रही है, मुझे समझ नहीं आता क्यों करती है। कॉलेज में एक साल की सर्विस कंपल्सरी है। तुम आईएएस नहीं बन सकते अगर तुमने मिलिट्री सर्विस नहीं की। तुम जज नहीं बन सकते, तो तुम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, आईआईटी में नहीं जा सकते जब तक कि एनसीसी नहीं करो। अगर सब लोग ट्रेन हो जाए, फिट हो जाए, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पता नहीं क्यों नहीं करनी गवर्नमेंट, खाली इसी पे नंबर ढूंढते हैं, इसी के नंबर की काउंट में। ये आइडिया मैं दे रहा हूँ, ये बहुत जरूरी रिफॉर्म है हमारे, क्योंकि हम सब लोग बड़े टिकट करते हैं, जो लोग देखते रहते हैं। और अगर एनसीसी की ट्रेनिंग सबके लिए कंपल्सरी हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ा सुधार आ जाए। अब मैं रुकता हूँ यहाँ पर, और आपसे कोई और सवाल हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बीच में सवाल पूछा, कुछ और सवाल
बड़ा ही रोचक प्रश्न है। जी ने एक बार बड़ी चुनाव ऐसे ही करने पड़ते हैं, ये अच्छा है, ये भी जरूरी है। अब सीता से देखा से जो चूक हुई उसको चूक कहेंगे, अपराध नहीं कहेंगे। लेकिन उस समय फेमिनिज्म नहीं था, और आज का फेमिनिज्म जो सवाल उठाएगा कि जंगल में भेजने की क्या जरूरत थी? सीता के साथ कुछ भी हो सकता था, लव के साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसा तो कहीं नहीं आता। पनिशमेंट पति अगर था तो बहुत गलत था। एक महल नहीं बनाते तो क्या बनवा देते सीता के लिए? लौटने के बाद वाल्मीकि रामायण में वो मेरे ख्याल से नहीं है, तुलसी रामायण में है। एक में है उत्तरकांड होगा या हमारे बहुत सारी रामायणें हैं। एक रामायण का जो वर्णन है उसमें ये आता है। रामायण में तो जो श्रीलंका की रामायण है वो तो अलग है। हमारा कहते हैं 100 से ज़्यादा आप कथाएं हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं जो रामचरितमानस। उसके दोहे इतने सुंदर लगते हैं, सुनने में इतने सुंदर लगते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा गाई जाती है, मानी जाती है। उन्होंने तो ये चीज मानी है कि हाँ सीता को भेजा था, और सब कुछ की जो कहानी है उसके बाद। तो वैसे तो ये इतिहास नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक सुंदर कविता है कि भाई का क्या कर्तव्य हमें निभाना चाहिए, बच्चों को क्या कर्तव्य, पत्नी को क्या निभाना चाहिए। पर पत्नी का जब हम कर्तव्य बना रहे हैं और उसको गढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर इतना उससे त्याग करवाना कि वो अग्नि परीक्षण है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, ये हमारी उस समय की जो तैयारी। ऐसी सावित्री की कहानी भी है, पति अगर मर जाए तो उसकी देह त्याग, अब जीवन का कोई मायने नहीं। ये फेमिनिज्म के नजरिए से गलत है। फिर भी ये सुंदरता है, ये नहीं कहता कि वो सुंदरता नहीं है, क्योंकि त्याग की कहानियां हैं, परम त्याग की कहानियां हैं। आंखें नहीं जाती है सोते हुए। मेरे ख्याल से ऐसा दर्शन दिया है, चांस की बात है, वाल्मीकि ने कोई और विश्वास या जो मिल गए वाल्मीकि तो वाल्मीकि ने जिंदगी रहा बात, तो उन्हें वो ऋषि मिल गए थे। और कह सकते हैं कहानी की ये कहते हैं कि आपको मतलब यहाँ पे तो पता ही था कि ऐसा हो रहा है, उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उस कदम को एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम क्या पति को ये करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कुछ सवाल नहीं। एक कहानी के रूप में सवाल है कि
the session is open for discussion. I have some questions from the audience. How did the reform, sir, I have a question. How did the Reformation influence the power of the Catholic Church? रेफर्मेशन से स्वाभाविक है कि कैथोलिक चर्च को बहुत बड़ा झटका लगा। करीब 1/3 यूरोप कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट हो गया और वो देश जो प्रोटेस्टेंट हुए उन्होंने कहीं ज़्यादा तरक्की की, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी जर्मनी। बल्कि मैक्स वेबर की एक बहुत बड़ी थीसिस है, मैक्स वेबर एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्हें नाम सुना हो, उनकी एक बहुत बड़ा ऐसे यही है, प्यूरिटनिज्म एंड राइट ऑफ कैपिटलिज्म, कि प्यूरिटनिज्म की वजह से कैपिटलिज्म को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। क्योंकि प्यूरिटनिज्म ने क्या किया, जो कैथोलिक चर्च के खिलाफ रेफॉर्मेशन हुआ, पहली बात तो चर्च में बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया, उसके खिलाफ आवाज उठाई। खाली करप्शन नहीं, उन्होंने कहा पादरियों की जरूरत क्या है, पादरी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसान को, क्रिश्चियन को अपना सीधा रिश्ता बाइबल के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना चाहिए। पादरी संत की इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, जब वो कितनी ताकत थी, वो पूरा लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते थे कि चैम्बर में आकर के अपने पाप हमें बताओ, और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। नाम के लिए वो सेलिब्रेट होते थे, शादी नहीं करते थे, कर्मचारी होते थे, लेकिन कितना बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चर्च में हुआ। वो इस तरह की करप्शन बहुत रेफॉर्मेशन ने सब के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण कैथोलिक धर्म इससे बच पाया कि उसने आलोचनाओं को माना और काउंटर रेफॉर्मेशन शुरू किया और वो सुधार चर्च में किए। So, I have another question. So, what was the main reason that led to the improvement of the Reformation? Sir, what was the main reason that led to the improvement of the Reformation? उसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर था रेफॉर्मेशन क्यों हुआ, तो ये बुराइयां ही थी, लेकिन उसमें सहायता मिली दो चीजों से बहुत ज्यादा। पहले भी अटेम्प्ट हुए थे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था जॉन हस का। जॉन हस को 1415 में जिंदा जला दिया गया था बोहेमिया। उसने भी ये बात बताई थी कि मार्टिन लूथर उठे, लेकिन मार्टिन लूथर के आने तक दो चीजें होती थी। एक तो प्रिंटिंग प्रेस आई। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रोटेस्टेंट लिटरेचर, जो नया का जो बातें हैं, मांगे हैं, उनको जगह जगह पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद करी। तो प्रिंटिंग प्रेस ने रेफॉर्मेशन को सफल बनाने में एक रोल प्ले किया। दूसरा, जो नोबल्स थे वो अब चर्च के खिलाफ हो गए। किसने बचाया? मार्टिन लूथर को क्यों जिंदा जलाया? उसको भी पूरा मारने का प्लान था, लेकिन नोबल्स ने बचाया, जर्मन नोबल्स, क्योंकि वो अब चर्च के खिलाफ होने लगे थे। इंग्लैंड में भी यही हुआ था। इंग्लैंड में तो तुम्हें पता होगा, हेनरी VIII दूसरी शादी करना चाहता था, तो उसने पार्लियामेंट बुलाई। ऐसी ये भी बड़ी रोचक बात है, ये उनके राइट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हेनरी VIII को कोई लड़की पसंद, एन बोलेन पसंद आ गई, उससे शादी करना, तो वो नहीं कर सकता बगैर डिवोर्स के, उसके लिए उसको पार्लियामेंट बुलानी पड़ी। अब सोचो जरा, अकबर को कोई पसंद आ गया तो वो उठा लेगा, वैसे 5000 गाड़ियां थी। इंग्लैंड के राजा को पार्लियामेंट बुलानी पड़ी सेकेंड मैरिज करने के लिए। ये एक उनका जो मोशन है ना, वहाँ पे हेरेंट्स नहीं होते थे, 5000 गाड़ियाँ, 10,000 गुलाम लड़कियाँ, ये लाभ नहीं होता था। किसी यूरोप के राजा के ऐसे 4-5 कुछ मिस्ट्रेसेस हो सकती थी। लुई XIV बहुत ज़्यादा अय्याश थे, लेकिन रानियाँ इतनी सारी हरम हो सकते ये नहीं। Any other question from the audience?
right to call Dr. P. Fulsum sir to give the vote of thanks. Very warm everyone present here. I feel extremely privileged to be given this opportunity to extend my warm gratitude to each and every one of you for being a part of this session. To begin with, I would like to offer my appreciation to our esteemed speaker, Dr. Dinesh Vijay, for enlightening our minds with his insightful thoughts and discussions on how rights go in our youth. Thank you, sir. I must say you have given us a new career to explore. In addition to, I would like to thank our teacher HS, Professor Renu for her unwavering support and guidance to organize this seminar. Furthermore, I owe thanks to convener Dharohar History Society, Dr. Renu Prakash, for working tirelessly in the ISC. I cannot thank enough to our seminar coordinator, Ms. Aditi Chaudhary, for inviting eminent speaker like thanks, sir. To conclude, I would like to thank all the students for your active participation and engagement. Together we have created an enriching academic session. Thank you, sir.